आदरणीय शशि थरूर जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय शिवराज बेचैन जी, अरविंद जी, अदिति पासवान जी, अमरीश द्विवेदी जी, अदिति जी, हमारी परम आदरणीय मृदुला जी, अरुण महेश्वरी जी और जितने भी यहाँ पर गणमान्य अतिथिगण हैं, जो भी साहित्य प्रेमी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं सबसे पहले वाणी प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। मैं कोई आलोचक हूँ नहीं, फिक्शन राइटर हूँ, उपन्यासकार हूँ और इस तरह से आलोचना में मैं कभी गई नहीं। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे इतने विद्वान लेखक के बारे में बोलना है बहुत मेरे लिए, क्या कहूँ मैं। और चूँकि किताब जब मुझे मिली उस समय पार्लियामेंट चल रहा था, तो हम लोग उसमें लगातार देर रात तक रहे। फिर हमारे यहाँ ट्राइबल फेस्टिवल था, चूँकि विश्व आदिवासी दिवस था, वहाँ जाके भी उसी तरह से मैं व्यस्त हो गई। और कल रात को, आज सुबह और ये सब थोड़ा सा पढ़ के किताब को फ़्लाइट में भी पढ़ा। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि उतना कुछ याद रखना संभव नहीं था इतने कम समय में। उसको मैं मेरा जो भी विचार है इस किताब को लेके, मैं कुछ पढ़ के बोलना चाहूँगी, ताकि कहीं गलती ना हो जाए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं ऐसे ही बोलना पसंद करती हूँ, पढ़ना नहीं, लेकिन आप माफ़ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में इस देश के लगभग सभी को ढेर सारी जानकारियाँ हैं। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर स्कूल, कॉलेज से लेकर तमाम जगहों के कार्यक्रमों में ऐसे में मैंने उन पर भाषण लोग देते ही रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब उन पर इतनी सामग्रियाँ हैं, उनकी बायोग्राफी कई लोगों ने लिखी है, तो एक और जीवनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेखक ने क्यों इन पर इतना श्रम किया? जबकि नए विषय पर लिखना तुलनात्मक रूप से सरल होता है, आसान होता है, क्योंकि जिस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है उसमें आप क्या नया देंगे? हमेशा ये चैलेंज भी रहता है। लेकिन फिर भी आपने इसको लिखा, इतना श्रम किया और एक विशिष्ट पुस्तक तैयार की। तो लेखक ने भले ही इसका कारण अम्बेडकर के प्रति सम्मान, उनकी उपलब्धियों के प्रति प्रशंसा, इतिहास के ज्ञान आदि बताया है, मगर मुझे लगता है कि लेखक को ऐसा महसूस होता होगा कि अभी तक भारत की जनता अम्बेडकर के मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन को समझकर उनके योगदान की अपेक्षित सराहना नहीं कर पाई है। मैं सही हूँ जी? इसीलिए उनकी विश्व दृष्टि, जीवन दृष्टि को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें समग्र रूप से समझने के लिए उन पर लिखी जीवनियों, भाषण, लेख आदि की मदद से उनके जीवन को पुनः सृजित किया है। आपने बहुत ही श्रम साध्य शोध का काम किया है, जो संदर्भ ग्रंथों की प्रामाणिकता बरकरार रखने के लिए जो आपने संदर्भ ग्रंथों की सूची दी है, उसी से पता चलता है कि आपने कितना श्रम किया है। राजेंद्र यादव जी ने चेखव का इंटरव्यू किया था चेखव की मृत्यु के बाद। चेखव के साहित्य को पढ़कर अपने सवालों का जवाब निकाला था उन्होंने। शशि थरूर जी ने अम्बेडकर के जीवन की घटनाओं को जस का तस नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ डिबेट करते हुए लगातार अपना पक्ष भी रखा है। इस प्रकार उन्होंने अम्बेडकर की बाकी जीवनियों की कतार से इस पुस्तक को अलग खड़ा कर दिया है। इस क्रम में वे किसी भक्त की तरह नहीं दिखते। अम्बेडकर के प्रति हमलावर हुए बिना वे रचनात्मक तरीके से आलोचना भी करते हैं। अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, उनका जीवन दर्शन, विश्व दृष्टि की वे तारीफ़ करते हैं बहुत आत्मीय तरीके से, लेकिन उनकी रचनात्मक आलोचना भी करते हैं, जो सामान्यतः जीवनियों में नहीं होता। अम्बेडकर के 1891 में जन्म लेने और 1956 में गुजर जाने के 65 साल बाद इसे पढ़ते हुए लगेगा कि आज के दौर के भारत के दलितों, वंचितों की जो स्थिति है, उसकी भी समीक्षा यह पुस्तक करती है। जब वे जीवित थे तब उनका योगदान था, और उनके जाने के बाद के 65 वर्षों का भारत कैसे उनसे फ़ायदेमंद हो रहा था, यह भी इस किताब में है। अम्बेडकर के सपनों के भारत की समीक्षा उनके जीवित रहने के दौरान, उनके जाने के 65 वर्षों के दौरान और आज की परिस्थितियों में एक साथ इस पुस्तक में हम पाते हैं। यानी अम्बेडकर द्वारा फसल बोने के पहले खेत कितना बंजर था, उस पर कितने बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हें कितनी मेहनत से हटाया, कितने खरपतवार साफ़ किए, झाड़ियों को काटा, कुदाल फावड़ा, हल चलाया। यह सब बताते हुए यह भी बताया गया है कि जो फसल बोया था उसे हमने कैसे काटा, कितना फसल हासिल हुआ। आज का भारत उनके सपनों के अनुरूप है या नहीं?
यदि नहीं तो क्यों और कितना काम और क्या काम करना बाकी है। हमारे समाज में दलितों वंचितों की जो वर्तमान स्थिति है उसकी तस्वीर भी यह किताब हमें ईमानदारी से दिखाती है। अस्पृश्यता छुआछूत को कैसे गैर कानूनी बनाया जाए, इसके लिए अंबेडकर ने जो लंबी लड़ाई लड़ी वह कितनी मुश्किल थी, इसके लिए वे कितने प्रतिबद्ध थे, इसकी जानकारी भी यह किताब देती है। शशि थरूर जी सिर्फ अंबेडकर के विचारों के साथ ही डिबेट नहीं करते, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि अंबेडकर के समय के दूसरे लीडर्स के साथ उनका किस तरह का वैचारिक संघर्ष था। विशेष रूप से गांधी और अंबेडकर के वैचारिक द्वंद्व को भी उन्होंने दर्शाया है। एक बड़ा पॉलिटिशियन होते हुए भी थरूर जी एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं बल्कि एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी की तरह इस पुस्तक में नज़र आते हैं। गांधी बनाम अंबेडकर के वैचारिक द्वंद्व में सजग और चौकन्नी दृष्टि से दोनों की आइडियोलॉजी को देखते हुए घटना विशेष का आकलन करके अपना पक्ष तय करते हैं और कभी अंबेडकर के साथ तो कभी गांधी के साथ खड़े दिखते हैं। एक ऐसे समय में जब इस बनाम उसके साथ लोग न चाहते हुए जुड़ जाते हैं। इस प्रकार गांधी बनाम अंबेडकर की बाइनरी से मुक्त है ये किताब, जो आज के समय के ट्रेंड से जो संसद से सड़क तक दिखती है से बाहर है, और यही इस किताब की खूबसूरती भी है और इसे स्पेशल बनाती है। शशि थरूर जी की पुस्तक को पढ़कर ऐसा लगता है कि मूल रूप से वे एक लेखक ही हैं, पॉलिटिक्स में एक्सीडेंटल आ गए हैं। मुझ जैसे लेखकों को उनसे टिप्स लेना चाहिए कि इतनी पॉलिटिकल व्यस्तता के बावजूद वो इतना उम्दा लेखन कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर आपसे क्लास लेना चाहूँगी मैं, आप पढ़ाएंगे हम लोगों को, हम जैसों को। अमूमन शशि थरूर जी अपनी दुरूह अंग्रेज़ी के लेखक के तौर पर हिंदी बेल्ट में देखे जाते हैं। उनके 5 लाइन के ट्वीट पर यूट्यूबर 1 घंटे का लेक्चर भी बना देते हैं कि आखिर शशि थरूर जी क्या बोलना चाहते हैं। सही हूँ मैं? लेकिन यह देख हम आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी भाषा इतनी सहज सरल संप्रेषणीय है इस पुस्तक में। क्या यह अनुवादक का कमाल है या शशि जी की भाषा नारियल की तरह है, जो ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल है? कुछ भी हो, अपनी गंभीर अंग्रेज़ी की किताबों में वे भारत के पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखते हैं। द एरा ऑफ डार्कनेस, मुझे लगता है बानी ने इसको ट्रांसलेट भी कराया है। द एरा ऑफ डार्कनेस में उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में भारत की समृद्धि को दर्शाते हुए अंग्रेज़ों द्वारा उसे किस तरह कुचला गया कहकर शर्मिंदा किया था अंग्रेज़ों को। आपका भाषण भी बहुत दमदार था। थरूर जी ने अपनी पुस्तक में अंबेडकर के जीवन के आरंभिक दिनों में उनके साथ हुए जातिगत भेदभाव, उपेक्षा, जैसे दिन भर प्यासा रहने के बावजूद स्कूल में पानी का नल छूने की मनाही का किस्सा, उच्च जातियों का अत्याचार आदि का वर्णन तो किया है। साथ ही उसे बैलेंस करते हुए 2 ब्राह्मण शिक्षकों की अंबेडकर के प्रति उदारता का भी जिक्र भी विस्तार से किया है। मेरी नज़र में बड़ा लेखक वही होता है जो उदार मानसिकता का हो, बायस्ड न हो, क्षुद्र मानसिकता वाला व्यक्ति न। भाषा, व्याकरण, शब्दों को साथ कर लेखक तो बन सकता है, लेकिन एक बड़ा लेखक नहीं बन सकता। लेखक में परकाया प्रवेश की क्षमता ना हो तो वह इस तरह का लेखन नहीं कर सकता। अंबेडकर के बचपन और जीवन के कई प्रसंगों को पढ़ते हुए पाठकों को यह कन्फ्यूजन हो सकता है कि वे उपन्यास पढ़ रहे हैं या बायोग्राफी। यह लेखक की विनम्रता है कि अपनी भूमिका में ही वे पाठकों से क्षमा मांगते हैं। कुछ प्रतिबंधित शब्दों के इस्तेमाल की साहित्यिक लेखकीय मजबूरी की बात कहकर क्षमा मांगना लेखकीय विनम्रता और अस्पृश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल लेखक की ईमानदारी का एक समन्वय है जो इसमें दिखता है। पुस्तक की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि वे इस तथ्य को लेकर बेहद सतर्क हैं कि कुछ लोग इस किताब का इस मौलिक आधार पर विरोध करेंगे कि वे दलित नहीं हैं। मैं यह कहूँगी कि लेखक में पर्याप्त परकाया प्रवेश की क्षमता है। यदि परकाया प्रवेश की क्षमता से रामायण महाभारत की रचना हुई थी, कवि गुरु रविंद्रनाथ ने हर उम्र वर्ग स्तर के स्त्री पुरुष बच्चों की ओर से मैं शैली में कविता, कहानी, उपन्यास रचा, मुझे लगता है भोगा हुआ यथार्थ ही रचना की सफलता की गारंटी नहीं होता। अपने लेखन में महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण की वजह से थरूर जी महिलाओं के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि कई पुरुषों को उनसे ईर्ष्या होती है, पार्लियामेंट में भी। अंबेडकर की जीवनी लिखते हुए उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि अंबेडकर के परिवार की महिलाएं भी शिक्षित थीं।
अछूत होते हुए भी शिक्षा में बाधा नहीं आई। प्रख्यात विदुषी शर्मिला रेड्डी जी ने अंबेडकर मूवमेंट को भारत का पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा था और यह भी कहा कि हर वर्ग की महिलाओं के लिए अंबेडकर ने काम किया, महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिया। थरूर जी ने अपनी पुस्तक में इसे उभारा है और हमें यह जानकारी दी कि किन परिस्थितियों में अंबेडकर महिला शिक्षण के हिमायती बने। शायद यही वजह है कि संविधान निर्माण समिति में 15 विदुषी महिलाएं भी थीं। मैं अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में जाती हूँ। अंबेडकर जयंती में बहुत कम लोगों को पता है कि दलित समाज के होते हुए भी अंबेडकर को पढ़ने लिखने का अवसर कैसे मिला। लोग पूछते हैं। उनके परिवार की गौरवशाली सैन्य परंपरा भी थी और उनके पिता अंग्रेज़ों के समय में सेना में सूबेदार थे, जिस वजह से सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी और अछूत होते हुए भी शिक्षा में बाधा नहीं हुई। स्कूली जीवन से ही वे जुझारू थे, लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा लगता था। ये बातें बहुत कम लोगों को पता है जो इस पुस्तक में है। अंग्रेजी के लेखक होने की वजह से थरूर जी को वैश्विक होने का अवसर ज़्यादा मिला। हिंदी के लेखक अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे बांग्ला, मराठी, तमिल आदि के लेखकों को खूब पढ़ते हैं अनुवाद के माध्यम से, मगर हिंदी के लेखकों को आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं। हम हिंदी के लेखकों को आप लोगों से यही शिकायत है। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आप इंग्लिश के लेखक हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे माइकल मधुसूदन दत्त जो शुरुआती दौर में सोनेट लिखते थे, फिर उनको एक्चुअली वो उस बैच के थे जब ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था, हिंदू स्कूल कॉलेज और ये सब कुछ उसी बैच के थे वो, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय के दादाजी पढ़ते थे। तो वो उस समय वहाँ से पढ़ाई की, अंग्रेज़ी शिक्षा दीक्षा चाल चलन सब कुछ था। वो विदेश चले गए, अमेरिका चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े गुरु जो बहुत फेमस सोनेट राइटर थे उनसे सीखा और वो लिखने लगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अंग्रेजी के विद्वान बन गए हैं, लेकिन आप अपनी मातृभाषा में रचना करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर वो यहाँ आए और मेघनाद वध महाकाव्य लिखा। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी और पहली बार उन्होंने अमित्राक्षर जैसे जो अतुकांत में काम किया बांग्ला में और बहुत फेमस हुए। और उसी तरह से अफ्रीकी राइटर हैं एन गुगी वा थियोंगो, वो गीकियू भाषा में लिखते हैं, जबकि वो भी इंग्लिश के विद्वान हैं। महाश्वेता देवी इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं, इसके बावजूद वो बांग्ला में लिखकर फेमस हुई। तो मेरा आपसे ये जी हाँ, आनंद मूर्ति जी भी है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने लिखा है तो उसका अनुवाद भी हम पढ़ना चाहेंगे, और नहीं लिखा है तो कब लिखेंगे। जी।